हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है त्रिकोणमितीय फलन। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो बच्चों, त्रिकोणमितीय फलन के बेस पे आपने इसमें कुछ फॉर्मूले किए थे इस चैप्टर में, और वो काफी सारे आपने फॉर्मूले यहाँ पे किए हैं। उसके आधार पे क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। काफी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आज और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आज आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज पे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो इसीलिए अगर कोई आपका डाउट है यहाँ तक, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों कि फॉर्मूले को लेके कोई डाउट है, या फिर कोई भी क्वेश्चन को से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे वो देखिए। क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए cot x फिर cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। एक के बराबर इसको प्रूव करना है। तो बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, बिल्कुल इससे मिलता जुलता था वो एग्जाम्पल। उम्मीद है आपको याद होगा वो एग्जाम्पल कौन सा था। तो देखिए, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं नाउ 3x ले लेते हैं, और 3x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2x लिख सकते हैं। 3x को x प्लस 2x लिख सकते हैं। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अब cot से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये cot 3x हो जाता है, और दूसरी तरफ हो जाएगा cot x प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे cot 3x का। अब उसके लिए आपको cot 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। cot 3x क्या लिखते हैं, cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए इसका फॉर्मूला किसको याद है। तो जल्दी से ये फॉर्मूला लिखिए अपनी नोटबुक में, देखते हैं किस किस को याद है, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी से आप फॉर्मूला लिखिए। देखिए, यहां पे एक फॉर्मूला आपका क्या आ सकता है बच्चों, ये आपने पढ़ा होगा cot a प्लस b। cot a प्लस b, cot a प्लस b को हम क्या लिखते हैं, cot a cot b। tan a प्लस b का भी आपने पढ़ा था। उसी तरह cot a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b cot b। तो ये फॉर्मूला है cot a प्लस cot b। तो यहां पे देखिए, ये फॉर्मूला दिख रहा है cot a प्लस b। a यहाँ पे x ले लेते हैं, b यहाँ पे 2x ले लेते हैं। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं इसको, cot 3x। अब लिखिए फॉर्मूला यहाँ पे, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, इसको अप्लाई कर दीजिए आप cot x प्लस 2x में। तो क्या आ जाएगा, cot x, cot a की जगह मैं cot x लिख दूंगा, cot b की जगह cot 2x लिख दूंगा, माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम cot x प्लस cot 2x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो cot 3x, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे cot x प्लस cot
2x इज इक्वल टू cot x cot 2x माइनस 1। अब अगला स्टेप क्या होगा बताइए? 3x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है, और ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x इज इक्वल टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1। ये आ गया। अब हमें क्या करना है? cot x इंटू cot 2x इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हैं। cot x इंटू cot 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, क्या आ जाएगा? माइनस, सबसे आगे हम इसको लिख देते हैं माइनस cot x इंटू cot 2x। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हम यहां पे लिख सकते हैं, इसको सेकंड नंबर पे अरेंज कर देते हैं बच्चों, हैं? जैसे हमारे पास देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहां पे दिया हुआ था कि सबसे पहले क्या है? cot x इंटू cot 2x, फिर माइनस cot 2x इंटू cot 3x, और फिर cot 3x इंटू cot x। तो इसी ऑर्डर में हम इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे। cot x cot 2x आ गया, फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे प्लस cot 2x इंटू cot 3x। बच्चों cot 3x इंटू cot 2x हो या cot 2x इंटू 3x हो, बात बराबर होता है। उसके बाद हम लिख देंगे प्लस cot 3x इंटू cot x, और ये बराबर होगा किसके? माइनस के, माइनस 1 के बराबर होगा। अब हमें क्या करना है? अब अगर हम इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या फिर माइनस यहां से कॉमन निकाल दें तो क्या आ जाएगा? तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। हम कर सकते हैं cot x इंटू cot 2x, फिर ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा cot 2x इंटू cot 3x, और फिर ये प्लस भी माइनस हो जाएगा cot 3x इंटू cot x, और ये बराबर है 1 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड, ये आपको प्रूव करना था, बस दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया आप सबने? ये एक क्वेश्चन और लिखिए। यहां पे है 6x, वो भी cos 6x है, इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 इंटू cos की पावर 4x प्लस 18 cos की पावर 2x और माइनस 1। ये है, इसको आपको प्रूव करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आपको प्रूव करनी है बच्चों। तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, फिर उसमें कौन सा आप सूत्र लगा सकते हैं वो देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है cos 6x, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x, क्योंकि हम इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? अब फटाफट फॉर्मूला लिख दीजिए, जिसको फॉर्मूला पता है आप जल्दी से। cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है? cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2
cos स्क्वायर थीटा -1। ये इसका फॉर्मूला है। अप्लाई कर देंगे इसको यहाँ पे, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास cos 2 और जो 3x है वो थीटा के बराबर है यहाँ पे इस कंडीशन में, इस फॉर्मूले में। तो थीटा की जगह हम 3x ले सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, 2 cos स्क्वायर 3x, थीटा की जगह हमने 3x लिख दिया, -1 हो गया। अब इसको हम 2 cos 3x है और इसको हम पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दें, एक ही बात है, cos स्क्वायर 3x या फिर cos 3x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, अब एक और सूत्र आपको याद करना है कि यहां पे एक और सूत्र होता था इसका, किसका, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का क्या सूत्र था, ये आप याद कीजिए और देखिए। cos 3x क्या हो गया, x अगर थीटा मान ले तो cos 3 थीटा हो गया, ये सूत्र हम लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद किए और यहां पे लिख दीजिए, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिए सब। cos 3 थीटा हो जाएगा बच्चों 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी को हम अप्लाई करेंगे यहां पे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 तो बाहर हो गया, फिर उसके बाद 4 cos क्यूब थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, x है, -3 cos x, और इस पूरे का क्या था, स्क्वायर -1। देखिए बच्चों, ये स्क्वायर जो है ये हम नहीं भूलेंगे, इसके ऊपर पूरे का स्क्वायर है, एंड में वो स्क्वायर भी हम लगा देंगे। अब इसको ब्रैकेट को खोलना है, जो फॉर्मूला है कौन सा, a -b का होल स्क्वायर, वो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं इसमें। तो क्या होगा, 2 एज इट इज आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 4 cos क्यूब x और इसका स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 3 cos x और इसका होल स्क्वायर, ये bx में आ गया। उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -2a भी होता है तो -2 इंटू a यहां पे हो गया 4 cos क्यूब x, और यहां पे b क्या हो जाएगा, 3 cos क्यूब x, 3 cos क्यूब x, बाहर -1 एज इट इज रहेगा। अब इसका हमने यहां पे ब्रैकेट खोला है, तो आगे हम सॉल्व करके लिखेंगे इसको। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, देखिए 4 cos क्यूब x का अगर हम वर्क करते हैं तो इसमें पहले 4 का वर्क करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। cos क्यूब x का भी स्क्वायर करेंगे तो cos 6x आ जाता है। ये पता है बच्चों, अगर कोई जैसे a की पावर 3 है और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 3 दूनी 6 पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरह 3 का वर्क करेंगे तो 9 आ जाएगा, और cos स्क्वायर x हम लिख सकते हैं माइनस, अब देखिए ये 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इनको फिर 3 से, क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। जो नंबर्स है हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या बचा, इंटू cos क्यूब x इंटू cos क्यूब x था, और यहां पे ये क्यूब नहीं होगा बच्चों, यहां पे सिंपली इंटू cos x हो जाएगा, और फिर -1 यहां पे एज इट इज आ जाएगा। अब आगे इसको करते हैं तो 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x -24। तो देखिए cos क्यूब x और cos x
ये तो कुछ इस तरह से हो गया, जैसे a क्यूब इंटू a, तो इसको हम a की पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है। इसी तरह यहाँ पे भी बेस सेम है, तो हम इसको cos की पावर 4x लिख सकते हैं और -1 एंड में रहेगा। अब हम यहाँ पे इसका ब्रैकेट खोल के लिख देंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो सबको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 32 cos की पावर 6x। फिर जो 9 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18 आ जाएगा, तो 18 cos स्क्वायर x। और जो 24 है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 cos की पावर 4x, और उसके बाद लास्ट में -1 है। अब इसको अरेंज कर देंगे, क्वेश्चन पे देखेंगे हम कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे पहले 32 cos की पावर 6x है, फिर उसके बाद cos की पावर 4x आनी चाहिए, तो -48 cos की पावर 4x, और फिर प्लस 18 cos की पावर 2x, और फिर -1। यही तो है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं फॉर्मूलों के आधार पे। काफी सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, मोर देन 30 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आ गए होंगे, फॉर्मूले भी आपको काफी हद तक याद हो गए होंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहें सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसको नोट डाउन कर लें, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.3 खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन करें। तो नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों आपने। अब हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज 3.4 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखेंगे। तो जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यहां पे करेंगे। किसी कोण के लिए, किसी कोण यानी कोई चर होगा, ठीक है। कोण क्या होता है, या तो थीटा लेते हैं, एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, क्या है ये चर होता है। तो किसी कोण के लिए यानी किसी चर के लिए, ठीक है, किसी कोण यानी चर के लिए त्रिकोणमितीय फलन के समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। ये हम पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, बेसिक्स जितना अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से हमें क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए बिल्कुल हम बेसिक्स के साथ चल रहे हैं। किसी कोण यानी कोई चर होता है जो उसके लिए, चर पता है आपको, वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कुछ भी हम लिख सकते हैं, चेंज होती है। तो चर के लिए त्रिकोणमितीय फलन, अब त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, जो फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के उसको त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। त्रिकोणमितीय फलन के सभी फलन के समीकरण आप बोल सकते हैं, ठीक है, के समीकरण आप बोल सकते हैं को त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि भाई त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है। तो कोण का कोई भी मतलब किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उनके समीकरण को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे तो थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। साइन थीटा हो गया, ठीक है, साइन थीटा हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के बराबर, ये त्रिकोणमितीय समीकरण हो गया। या फिर जैसे cos x हो गया, cos x ये क्या हो गया, ये भी समीकरण हो गया, इज इक्वल टू -√3/2। या फिर tan y इज इक्वल टू 1, ये सब क्या हो गए, त्रिकोणमितीय समीकरण हो गए। तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो ये है, आपको बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो इसकी डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल हैं त्रिकोणमितीय समीकरण के। अब हम कुछ और डेफिनेशंस करते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण में अब हल आते हैं, ठीक है। दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, दो प्रकार के यहाँ पे हल हम करेंगे। तो जो एक हल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मुख्य हल। क्या बोलते हैं, मुख्य हल, या फिर इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दूसरा जो होता है वो व्यापक हल होता है, यानी जनरल सॉल्यूशन। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, मुख्य हल होता है, वो क्या होता है और उसको हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो देखिए, मुख्य हल 0 से 2 पाई। 2 पाई यानी क्या होता है, 2 पाई मतलब 180, तो 2 पाई मतलब 360। तो 0 से 360 के बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं। तो इनके बीच के जो मान होते हैं, बीच के मान को मुख्य हल कहते हैं। क्लियर है भाई, 0 से 360 के बीच के जो मान होते हैं उसको मुख्य हल कहते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कहते हैं। इसके बाद आता है व्यापक हल। व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। तो व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम, किसी पूर्णांक n के लिए किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मान व्यक्त हो उसे व्यापक हल कहते हैं। तो ये चीज है जो आपके लिए काफी जरूरी है, ये बेसिक्स हैं जो आपको यहाँ पे समझने जरूरी हैं। तो व्यापक हल क्या हो गया, व्यापक हल हो गया भाई किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मान व्यक्त हों, ठीक है। कोई पूर्णांक है, n है, n की वैल्यू आपको पता है चेंज हो सकती है। मतलब इसमें क्या है कि देखिए, मुख्य हल में 0 से 360 तक आते हैं, इसमें उससे आगे तक भी हम ले सकते हैं, 360 से आगे हमने किए भी हैं, ठीक है। कि भाई
जो पहले तो हमारा क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या है, इसमें 0 से 360 तक आता है। लेकिन 360 के बाद भी तो हमारे पास वैल्यूज आती हैं, मान आते हैं। तो n के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मान व्यक्त हों, उसे हम व्यापक हल कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि नाम ही बता रहा है, व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। तो उसी तरह n के सभी पूर्णांक n के लिए त्रिकोणमितीय के सभी मान व्यक्त हो सकें, इसीलिए इसको जनरल सॉल्यूशन कहा गया है। तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। जो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे हमने कंप्लीट की है, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई कितने क्वेश्चंस आप उसमें से अपने आप कर पा रहे हो। तो दोबारा जरूर करें उनको। और बच्चों, अब हम नया टॉपिक हमने शुरू किया है, ठीक है, तो वो टॉपिक आप जरूर अच्छे से रिवाइज करें, तभी आप कल जो अगले सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए घर पे इनको जरूर देखें एक बारी, और जो डेफिनेशंस हमने की हैं उनको अच्छे से आप पढ़ें और समझें। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।